जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को FUV में संबंध अवतल दर्पण के लिए समझा दिया। अवतल दर्पण को खूब अच्छी तरीके से समझ गए आप लोग। अगर नहीं समझे हो तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख लेना एक बार, और उसको भी नहीं समझे हो तो एक बार इसका जो मैंने प्रतिबिंब का बनना बेसिक को बताया है उसको जरूर देख लेना, जिससे आपके लाइफ को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। बेसिक बार बार कह रहा हूं, अगर अपने आप को बेहतर बनाना है तो बेसिक को आजमाना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। तो अभी तक अवतल दर्पण को खूब अच्छी तरीके से समझ गए। अब उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ये अवतल और उत्तल इन दोनों को मैंने समझा दिया था। एक गोलीय कांच का ही एक भाग होता है जिसको अगर अंदर पेंट करो, अगर जो गोला कांच होता है, अगर मान लो ये गोला है, इसको काटेंगे, अंदर पेंट किए तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, अगर बाहर पेंट किए तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण, है ना। तो हम समझते हैं अब उत्तल दर्पण को। अब उत्तल दर्पण में हमें अगर राह आसान नजर आए तो कई राह हैं आपको पहुंचाने के लिए मंजिल तक। तो मंजिल को पहुंचने में हमें जिस राह को आसानी होती है उसी को अपनाना चाहिए। हमें इधर उधर भटकना नहीं है, आसान राह को अपनाओ और ये जान लीजिए कि आसान राह आपको काफी आसान बना देगी, है ना। तो आइए हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब का बनना। पहले अवतल दर्पण के लिए अभी इसमें संबंध में हम पहले फिगर को बताते हैं, इसके संबंध को बताते हैं कैसे क्या होता है। ये मान लीजिए एक कोई अवतल दर्पण है, ठीक है ना, ये कोई अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण, ये कोई उत्तल दर्पण है जो अंदर की ओर पेंट है। इसका ये कोई मुख्य अक्ष है, इसका ये कोई मुख्य अक्ष है, जिसका कोई केंद्र C यहां पर है ना। मान लेता हूं कि इसके सामने कोई एक वस्तु, अब भाई जहां पेंट किया है उस साइड तो वस्तु रहेगी नहीं, वस्तु दूसरी तरफ रहेगी, जहां परावर्तक पृष्ठ होगा यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा उसी साइड होगी ना, है ना। जाहिर सी बात है जहां पेंट की है इस साइड तो वस्तु रखोगे नहीं कि यहां रखोगे, इस साइड रखोगे ना। मान लीजिए ये कोई दर्पण है ना। अब दूसरी साइड पेंट है तो जहां पेंट है उस साइड खड़े होगे या जहां दिख रहा है फिगर उस साइड, जहां फिगर दिखेगा उसी साइड ना, है ना। तो अब वस्तु भी उसी साइड रखोगे जहां पर आपका फिगर दिख रहा है। तो ये कोई वस्तु है ओ डैश, क्लियर है इतनी बात, है ना। अब वस्तु से पहली किरण जाकर दर्पण पर पड़ी, वस्तु से पहली किरण जाकर दर्पण पर पड़ी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, क्लियर है इतनी बात। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी किरण वापस जाए, है ना, कंडीशन समझा दिया था। कुछ किरण ऐसी होगी जो जो किसी और दिशा में जाती हुई हमें महसूस होगी, किसी और दिशा में जाती हुई महसूस होगी। और जो मुख्य अक्ष पर जहां जहां पर काटती है वहीं पर क्या बनता है, मुख्य फोकस F बनता है। कोई दूसरी किरण जो दर्पण पर जाकर पड़ी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, है ना। लेकिन इस किरण का यहाँ थोड़ा, लेकिन इस किरण का ऐसा लगेगा, ये थोड़ा बहुत नीचे कर दिया, दूसरी किरण जाकर दर्पण पर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। लेकिन इस किरण का ऐसा लगेगा कि कुछ किरण सभी वापस तो हुई नहीं, कुछ किरण जो जाकर दूसरी साइड हमें महसूस होगी, तो वो जाकर कहीं हमें महसूस होगा कि वक्रता केंद्र पर जाकर मिलती हुई महसूस हो रही है ना। और जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी वहीं वस्तु से छोटा एक प्रतिबिंब बनेगा, क्लियर है इस बात का, समझ गए। यहीं पर प्रतिबिंब आई डैश का
निर्माण होता है। समझ गए? क्लियर है? और हाँ, ये जो वस्तु होगी, ये वस्तु भी छोटी होगी। देखो छोटी है ना, ये वस्तु से, सॉरी, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटी होगी। और क्या होगी? आभासी। देखो मतलब महसूस किया जा रहा है ना कि यहीं कहीं जाकर बनी है ना, महसूस किया जा रहा है ना। क्यों भैया? महसूस किया जा रहा है ना कि देखो लगता है कहीं जाकर बन रही है, लगता है, महसूस किया जा रहा है, तो इसलिए आभासी है और वस्तु से सीधा तथा छोटा बनेगा। यही कारण है कि इसका उपयोग हम बाइक में करते हैं कि ताकि वो जो प्रतिबिंब बने वस्तु से छोटा, जो बाइक वही जो भी रहे, बड़ी बड़ी ट्रक वगैरह, वो सब उसी शीशा में दिखाई पड़ जाए। समझे? इसीलिए दिखाई पड़ती है कि छोटा दिखाई पड़ जाए, हमें पता हो जाए क्या आ रही है क्या नहीं। समझ गए इस बात को, है ना? अब फिर यही हम लिख दें, अब यहीं पर माना माना क्या, इसको मान लेते हैं M1 M2 और इसको P, है ना, ध्रुव P, ठीक है ना। तो यही मान ले, माना M1 व M2 इक्वल दर्पण का द्वारक ना, दर्पण का द्वारक और P इक्वल, अब देखिए, तो मतलब इसको लिख लिए हो, एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करा देते हैं कि जैसे लिखे हो, यहां तक पूरा समझ गए ना, है ना, जो लिखा हूं सब कुछ समझ गए। एक बार फिर से, एक कोई उत्तल दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है, इसी दर्पण का ध्रुव P है और इसी दर्पण के सामने वस्तु O डैश रखी हुई है, जिससे पहली किरण जाकर दर्पण पर पड़ेगी, पढ़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि इसकी कुछ किरण पूरी वापस नहीं हो रही है, कुछ किरण जो अंदर जाकर कहीं मुख्य फोकस पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, मुझे ऐसा महसूस होगा। तथा इस वस्तु से एक दूसरी किरण जाकर दर्पण पर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात फिर पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। लेकिन इसकी भी किरण ऐसा लगेगा कि कहीं वक्रता केंद्र पर जाकर मिलती हुई महसूस हो रही है, जिससे पहली आभासी किरण, जब पहली आभासी किरण को दूसरी आभासी किरण जहां पर काटती है, वहीं पर इसी वस्तु का छोटा छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना, छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना, समझ गए? मान लो इस वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को U और प्रतिबिंब की दूरी को V और मुख्य फोकस की दूरी, फोकस दूरी को F और वक्रता त्रिज्या को R कहते हैं। यहां तक हो गई, है ना? इसको लिख लियो। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं, माना ये देखो एक समकोण त्रिभुज, देखो ये दिख रहा है O डैश C, देखो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, देखो ये इसी तरह तो है, यहां आकर ऐसे समकोण है ना, तो ये O है O डैश C और दूसरा I डैश C दिख रही ना, है ना, यही माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज O डैश C तथा I डैश C समरूप है, क्लास 8 में पढ़े हो ना, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, जरूरी नहीं त्रिभुज छोटा हो या बड़ा, ये कोई कंडीशन मायने नहीं रखता। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसको याद रखना, इसमें लिख दे रहा हूं। क्योंकि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात
बराबर होता है। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करोगे, दो त्रिभुज, अब इनकी भुजा एक मान लो ओ ओ डैश है ना, ये ओ ओ डैश, क्या करोगे, ओ ओ डैश अपान इसका क्या होगा, आई आई डैश इक्वल इसकी एक भुजा ओ सी, क्या है भैया, एक भुजा ओ सी और इसकी क्या होगी आई सी, है ना भैया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, देखो यहां पर एक हम अगर लंब खींच दे इसने यन, मान ले इसको कोई बिंदु ओ मान ले या ए मान ले, है ना, ए मान ले, है ना, इस बिंदु को ए मान लेता हूं, इसको यन, एक काल्पनिक रेखा खींच दे कि जो भैया पी के समीप है, पी बराबर एन हम लिख सकते हैं, क्योंकि किरण है थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हम दिखा सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हम कर सकते हैं, है ना। तो हम समकोण त्रिभुज अभी मान लेते हैं ए एन सी, सॉरी, ए समकोण त्रिभुज ए एन एफ तथा तथा आई आई डैश आई आई डैश एफ से, आई आई डैश एफ से क्या होगा, यहां यहां ए एन अपान आई आई डैश, यही हो जाएगी ना भाई, ये वाली दूरी बटे ये वाली दूरी, यही दोनों भुजा है ना, इज इक्वल इनकी भुजा क्या होगी, यानी एफ अपान और इसकी क्या भुजा होगी, आई एफ, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब देखो, अभी सेकंड ना बनाओ इसे को ही, देखो अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो ओ ओ डैश है, देखो ओ ओ डैश इक्वल हम ए एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, तो यहां लिख दो, चूंकि ओ ओ डैश इज इक्वल ए एन, इसलिए इसी के स्थान पर ओ ए एन के स्थान पर ओ डैश लिख दें, ओ डैश अपान आई आई डैश इक्वल एन एफ अपान आई एफ, इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दें, कोई दिक्कत है ना। अब देखो समीकरण एक से ओ ओ डैश अपान आई आई डैश का मान, ये यानी इसका मान यहां देखो इस पे हम रख सकते हैं, है ना, ओ सी अपान आई सी यहां लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ से लवली या सानो लिख सकते हैं नहीं, से लवली, है ना, कोई कठिन तो है ही नहीं, है ना, बस हम यही कर दें, यही लिख दें कि समीकरण समीकरण एक से ओ ओ डैश अपान आई आई डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो भैया क्या हो जाएगी, एन एफ अपान आई एफ, या पहले उसको लिख दिए होते, पहले ओसी लिख दिए होते, ओसी अपान आई सी इक्वल, और एक चीज और दिखा दें, और एक चीज दिखा दें, ये जो यन है, यन के चूंकि यहीं पर दिखा दें यन इक्वल, चूंकि यन इक्वल पी है, क्योंकि भाई यन जो है ये पी के निकटतम है ना, तो यन इक्वल हम पी लिख सकते हैं, है ना, तो हम ये लिख देते हैं, तो ओसी और यहां पर पी एफ अपान आई एफ, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो अब फिर वही बात आ गई, है ना, ओ सी, ओ कहा, ओ यहां से यहां तक है, और आपको मान क्या क्या पता है ना, ओसी का पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो ओ से ओसी पता नहीं है, तो ओपी धन पीसी हम कर लेते हैं, है ना, ये निकाल लेते हैं भाई, कैसे करोगे,
ये हम आज ये वाला, अच्छा इसको मिटा दें, इसको अगर लिख लिया हो तो इसको मिटा दें। अच्छा देखो, इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ पर मतलब यहां से चल के वहां गया था, अब ये उत्तल है, जैसे दर्पण है उसी तरह इसकी डेरिवेशन भी आएगी, इसी साइड आएगी, उधर से इधर आएगी, है ना, वो इधर से इधर गया और ये इधर से इधर आएगा, कोई बात नहीं, होता है, सब होता है। देखो यहां पर देखो, ये है ओ, ये है ओ, ये है सी, देखो यहां पर देखो, ध्यान से समझो भैया, ये ओ, और हमें बीचवा में केवल जहां तक की जरूरत है वही करेंगे, बीच में खोचा पीछी हम नहीं देखेंगे, हमें नहीं देखना, जिसकी जरूरत है भैया, हमें अगर मान लो प्रतापगढ़ जाना है तो, और बीच में सगरा में काम है तो हम सगरा में काम है तो हम सगरा यहां से निकलेंगे, लालगंज होते हुए जाएंगे तो कहा लालगंज में रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे ना, काम हमें सगरा में, सगरा में ही रुकेंगे, फिर सगरा से प्रतापगढ़ जाएंगे, है ना, जो काम हम वही करेंगे, हमें जरूरत बस इनकी ओपी साहब की है और पीसी साहब की है तो हम यही करेंगे, है ना, तो बस जो जिसकी जरूरत है वही करें। तो यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है पी, यहाँ पर सी, देखो ओ सी पूरी लंबाई, देखो अगर यहां से यहां की पूरी लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो बीच में एक रुकावट है, तो यहां से यहां ओपी प्लस इतना, है ना, पीसी बराबर ओसी, यही होगी ना, देखो तो ये यहां ओ से सी, ओ सी इक्वल ओपी प्लस पीसी, यही हो जाएगी ना, है ना, तो हमें निकालना क्या है ना, ओसी निकालना है हमारा, यही है, यही क्या दिक्कत है ना, तो देखो ओपी इक्वल भी पता है और पीसी इक्वल भी पता है ना, एक मान हो गया, और दूसरा मान अब हमारा क्या है, ओसी, आई सी का मान कुछ नहीं है ना, है ना, तो यहाँ पी से सी तक हम ले लें, इसको हम पी से सी तक ले लें, ये पी यहां सी और बीच में आई है, तो ये पी सी इक्वल क्या हो जाएगी, आईपी पी आई या आईपी प्लस आईसी, ये हो जाएगी, और हमें निकालना क्या है, आईसी, आईसी इक्वल पीसी माइनस आईपी, हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, फिर इसके बाद हमें क्या जरूरत है, ये आईसी हो गई, पीएफ का मान हमें पता ही है, पीएफ का मान हमें क्या होता है एफ, है ना, और आईएफ का मान कुछ नहीं पता होता है, तो हम क्या करेंगे, पी से एफ तक का निकाल लें, है ना, तो यहां पर एक लाइन खींच दें, ये है पी और बीच में है आई और किनारे है एफ, तो क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, आईपी या पी आई पी प्लस आई एफ, इतनी हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, आई एफ, तो आई एफ इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर ला लोगे तो पी एफ माइनस आई पी, अब ये जो मान हम यहां रख दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, यहां लिख दो ओसी कामा आईसी कामा आईएफ का मान रखने पर, का मान चित्र से रखने पर, देखो भैया ओसी क्या है हमारा, ओपी प्लस पीसी, ओपी प्लस पीसी, ओपी प्लस पीसी, आईसी क्या है हमारा, पीसी माइनस आईपी, पीसी माइनस आईपी इक्वल, है ना, और पीएफ तो हमारा पीएफ है अपन आईएफ क्या है, पीएफ माइनस आईपी, पीएफ माइनस आईपी, बोलो यहां तक कोई कठिन है ना, कुछ नहीं कठिन है, बस केवल यही सब कुछ समझाया हूं, है ना, कहीं पर भी कोई चीज बड़ी नहीं है,
समझना है सब तो एक एक करके समझना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करेंगे, बस अब हम इसी पर सारा मान रख देते हैं। एक चीज और यहां निकाल दें, देखो भैया, देखो ओ से पी तक हमारा क्या है, ओपी इक्वल क्या है, यू, है ना। और पी से एफ, पी एफ इक्वल क्या है, एफ, पी से एफ तक एफ होगा, है ना। ये पी एफ अगर कहीं एफ पी तो नहीं है, पी एफ है, पी एफ, है ना। अगर ये एफ पी भी लिख दूं तो ये दिक्कत नहीं है ना। फिर इसके बाद फिर पी आई, पी आई इक्वल क्या होगा, भी होगी। और पीसी इक्वल आर, सारा मान हो गया, है ना। हम सारा मान रख दें, है ना। ओपी का मान हमारा क्या है, ओपी का मान है यू प्लस पीसी का मान क्या है, आर प्लस आर अपान पीसी का मान क्या है, आर माइनस आईपी का मान क्या है, भी इज इक्वल पीएफ का मान है एफ अपान और पीएफ का मान है एफ माइनस आईपी का मान है भी, है ना। ये करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, यू जो है ये माइनस में, चूंकि ये यू इस साइड है ना, मैंने बता दिया यू इस साइड होने के कारण इसे माइनस में लिखेंगे, तो यू को माइनस में छोड़ के बाकी सब प्लस में रहेगा, है ना। तो यू को माइनस में करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें हम, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा, ये माइनस यू प्लस आर एफ माइनस भी इज इक्वल, ये इधर हो जाएगा एफ आर माइनस भी, है ना। अब ये जब इसका होगा माइनस यू एफ और माइनस माइनस प्लस यू भी, है ना, इसका होगा प्लस आर एफ फिर प्लस माइनस माइनस आर भी इज इक्वल एफ आर माइनस एफ भी, हो गए भैया। अब चूंकि एफ इक्वल क्या होता है, टू आर, आर इक्वल टू एफ, आर इक्वल टू एफ होगा, है ना। काहे को, क्योंकि एफ इक्वल होता है आर बाई टू, यहां से मल्टीपल करेंगे तो आर इक्वल हो जाएगा टू एफ, है ना, ये हो जाएगी। तो जहां जहां आर है वहां वहां हम लिख दे टू एफ माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस यहां लिख दे टू एफ, आर एफ तो काट दो ना, ये आर एफ से आर एफ काट दो, यहाँ जरूरत तो नहीं है ना लिखने की। यहाँ ये माइनस माइनस आर के स्थान पर क्या लिखोगे, टू एफ भी, इधर चले जाओगे माइनस एफ भी, हो जाएगी ना, है ना। अब ये क्या करोगे, अब ये माइनस माइनस यू एफ प्लस यू भी, इसको उधर लेकर जाओगे माइनस एफ भी प्लस टू एफ भी, ये हो जाएगी। दो से एक जाएगा, एक बचेगा ना, माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल एफ भी, एक बचेगी ना, है ना। अब सब क्या करोगे, इसे समीकरण 3 बना लो, 4 बना लो। समीकरण 4 के दोनों पक्षों में एफ यू भी से भाग देने का, पर समीकरण 4 के दोनों पक्षों में एफ कामा यू कामा सॉरी कामा ना लगाओ, एफ यू भी से भाग देने पर, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, देखो ये माइनस यू एफ अपान एफ यू भी, यहां प्लस यू भी अपान एफ यू भी इज इक्वल एफ भी अपान एफ यू भी, हो गई। एफ से एफ कटी, भी से भी कटी, यू से यू कटी, भी से भी कटी, यू से यू कटी, एफ से एफ कटी, यहां बची क्या,
माइनस 1/v प्लस 1/f इज इक्वल 1/u। ये बची ना, है ना। बस यही कर दे हम कि यही v को ही साइड ला ले तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही हमें प्रूव करना था। समझ गए। और हाँ, इसको बकायदा बहुत अच्छी ढंग से लगाना है, क्योंकि चिन्हों में जरा सा भी आगे पीछे होगा पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 3-4 बार इसको लगाना, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगी। फिर सब कुछ सरल भाषा में बताया हूं, कहीं कुछ छोड़ा नहीं हूं। बस थोड़ा लग रहा होगा कि बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा है नहीं, बस समझना बड़ा दिख रहा है। ठीक है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।